अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूं, आपकी होस्ट सुमेरा मिर्जा। खावर मानिका साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के साबिक शौहर अचानक से टीवी स्क्रीन पर आते हैं और कहना शुरू कर देते हैं कि अब मैं टूट गया हूं, अब मैं थक गया हूं, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। इमरान खान एक ऐसा बेहिस इंसान है जिसने एक हंसता बसता घर उजाड़ के रख दिया। उन्होंने कहा कि निकाह हो जाने के बाद, यानी कि बुशरा बीबी का खान साहब से जब निकाह हुआ उसके बाद फरागोगी की और ऑन की उनको कॉल आती है और उनको ये कहते हैं कि अब निकाह हो चुका, अब खान साहब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे, अब आपका खामोश रहना बेहतर है, लिहाजा मैं डर गया था। इमरान खान को नेक पारसा कहने वाले, बुशरा बीबी के किरदार की गवाहियां देने वाले, और रात के अभी हम फिर देख रहे हैं कि उनके किरदार के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि रात के पहर लंबी लंबी बातें होती थी, मैं उनको रोकता था कि ये कैसी पीरी मुरीदी है जिसमें आप इतनी लंबी लंबी बातें करती हैं। मेरी वालदा को उनका हमारे घर आना नापसंद था, यहां तक कि मेरे एक नौकर ने खान साहब को घर से भी निकाल दिया। एक और बात, एहसन जमील गुज्जर खावर मानिका के बच्चों का गार्डियन होने का दावा करता रहा, उसको दोस्त मानने से आज उन्होंने इनकार कर दिया। इमरान खान के दौरे हुकूमत में भरपूर फायदा उठाने वाले खावर मानिका, प्रोटोकॉल लेने वाले खावर मानिका, खान साहब और बुशरा बीबी के किरदार की गवाही देकर निजी चैनल को सख्त अल्फाज में धमकी देने वाले खावर मानिका आज जब इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, बुशरा बीबी केसेस में स्टक हैं, इमरान खान साहब इस वक्त जेल में मौजूद हैं, तो यही खावर मानिका अचानक से टीवी स्क्रीन पर आते हैं और माहौल ही तब्दील हो जाता है। मेरे साथ मौजूद हैं गुले नुखैज़ अख्तर साहब और मजहर बरलास साहब। आप दोनों का सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। नुखैज़ साहब क्या कहेंगे, खावर मानिका साहब का ये जो इंटरव्यू, आप इससे क्या अखज़ करते हैं, अचानक से ये सब क्या हो गया? बहुत शुक्रिया सुमेरा। पहली बात तो ये कि इशू ये है ही नहीं जो आप फ्रेम कर रही हैं। अच्छा, यानी ये एक इशू बनाने की कोशिश की जा रही है। इशू में खावर मानिका नहीं, बुशरा बीबी नहीं, बल्कि एक तीसरा शख्स है जिस पर ये सारा इशू फ्रेम कर रहा है। आपने उस शख्स को दरमियान में से निकाल ही दिया जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, ये मियाँ बीवी की लड़ाई नहीं, ये दरमियान में एक ऐसे शख्स की आमद है जिसकी वजह से ये सारी लड़ाई क्रिएट हुई। लिहाजा वो जो बातें कही गई इससे पहले जो हम सुनते थे, इसका मतलब वो ठीक थी, इसका मतलब आयशा गुलाली भी ठीक थी, इसका मतलब रेहाम खान भी ठीक थी। तो इसका मतलब है ये जो किताब लिखी गई रेहाम खान की उसमें जो बातें थी वो भी ठीक थी। लिहाजा ये लड़ाई वो जो मानिका साहब बता रहे हैं, मैं मानिका साहब का दिफा नहीं कर रहा, ना कभी उनका दिफा किया जा सकता। उनके बयान में, उनके इंटरव्यू में बहुत सी कंट्राडिक्शंस हैं, लेकिन ये कहना कि ये मियाँ बीवी की लड़ाई है, ये उस इशू से जान छुड़ाने की कोशिश है। वो शख्स जिसको हमने सुना कि वो पाकबाज है, वो दयानतदार है, वो सादिक है, वो अमीन है, वो रियासत मदीना का दावेदार है, उस शख्स के बारे में ये बातें सुनने को मिल रही हैं। तो सवाल तो यहाँ ये पैदा होता है कि वो जो बातें उस शख्स के बारे में या तीसरे शख्स के बारे में, उनमें हकीकत है या नहीं। तो हम ये लेके बैठ गए हैं कि खावर मानिका ने जो बुशरा बीबी के बारे में कहा है, वो तलाक हुई या नहीं, वो प्रोटोकॉल इंजॉय करते रहे। ये दरमियान का पोर्शन जो है जिसमें उसने कहा कि वो घर आता था, पीरी मुरीदी थी, और हमें भी पता है फिर बाद में क्या हुआ। लेकिन बात तो ये है ना कि उस वक्त तो ये बात उनको करनी चाहिए थी, उस वक्त तो स्क्रीन पे आके उनके किरदार की गवाहियां दे रहे थे। तो सुमेरा, अगर उन्होंने ये बात नहीं की इसका मतलब ये ठीक थी, तो अब फिर उसके ऑपोजिट बात कर रहे हैं। मैंने आपको कहा उनका दिफा नहीं मैं कर रहा, लेकिन क्या ये बात गलत है कि खान साहब वहां जाते थे? क्या ये बात गलत है कि जुल्फी बुखारी उनके साथ होते थे? क्या ये बात गलत है कि उनकी पीरनी से शादी नहीं हुई थी? क्या ये बात गलत है कि उन्होंने इद्दत में निकाह नहीं किया था? ये सारी बातें अगर गलत है तो फिर इशू को फ्रेम करते हैं। मजहर बरलास साहब, क्या ये मियाँ बीवी की लड़ाई नहीं थी, ये जो है वो खान साहब की लड़ाई थी या खान साहब का मामला है? ये मियाँ बीवी की लड़ाई नहीं है जिस तरह से नुखैज़ साहब कह रहे हैं। सुमेरा मिर्ज़ा साहबा, मैंने पूरा इंटरव्यू देखा है और मैं समझता हूँ कि ये सारा इंटरव्यू तज़ादात का एक मजमुआ है। अब अगर इस मानिका ख़ानदान को लें और बीच में पिंकी साहबा को भी शामिल करें जी, तो ये समझ नहीं आती कि पिंकी सच बोल रही है कि खावर सच बोल रहे हैं या इनके साहबजादे सच बोल रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। आपका बिल्कुल बड़ा वैलिड पॉइंट है कि ये इतना अरसा क्यों खामोश रहे। जी बिल्कुल। और क्या लोग भूल गए हैं वो डीपीओ पाकपतन वाला वाकया, किस तरह उसकी रिजवान गोंदल की तजलील की गई थी, बिल्कुल, किस तरह उसको सीएम ऑफिस में बुलाया गया था, और कौन नहीं जानता कि इनके बच्चे बड़े बड़े बिजनेस करते थे और बड़ी बड़ी वारदातें मैं तो कहूँगा करते थे।
मुझे अमेरिका से एक मेरे बिजनेसमैन दोस्त हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया उस दौर में। उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ तो आपकी मैं इब्राहिम मानेका से मुलाकात करवाऊंगा। अच्छा। तो वो सीएम ऑफिस हो, पीएम ऑफिस हो, जहाँ कहीं भी काम हो वो फौरन करवाते हैं। तो मैंने कहा ये इब्राहिम मानेका कौन है भाई? तो उन्होंने कहा ये पिंकी का बड़ा साहबजादा है। और ये जो खावर साहब हैं जी, इनके बारे में भी हम सुनते रहे। आज उनकी जो पुरानी बातें हैं जो उन्होंने अपनी जुबान से अदा की गई, उनको कैसे वो जुटला सकते हैं? बरलास साहब मेरा और बरलास दूसरी बसद माजरत जैसे मनिका साहब, मुझे लगता है जैसे मनिका साहब जो बातें पहले कर रहे थे वो अब नहीं कर रहे। मुझे लगता है आप भी जो बातें पहले करना चाहिए थी आपको, आज आप वो भी कर रहे हैं। नहीं, पहले बातें तो आपके मुंह से हमने पहले गुजारिश कभी ये नहीं है, सुनी। नहीं, मेरी बात सुने नुखैर साहब, मैं कभी जाती इश्यूज की तरफ जाता ही नहीं हूँ। गुजारिश ये है कि ये इशू कभी टीवी पे छिड़ा ही नहीं, हमारे प्रोग्राम का किसी का हिस्सा नहीं बना, तो हम तो किसी के जाती इशू में जाना नहीं चाहते। मैंने आपके कॉलम में भी कभी नहीं पढ़ा। आज उन्होंने अपने कपड़े खुद बाजार में धोए हैं, चौक में चौराहे में धोए हैं, तो हम क्या करें? हम क्या जब वही एंकर जब पूछ रहा है कि आपके पास एविडेंस है तलाक का, तो खावर मानिका साहब बात को गोलमोल कर जाते हैं। हाँ जी। मैं तो उनको उस वक्त से भी जानता हूं जब वो एफबीआर के मुलाजिम थे, जब वो आज वो बड़े पाक साहब बने फिरते हैं। जो लोग उनसे डील करते रहे हैं, जिन लोगों की डीलिंग होती रही है, उनको पता है वो कितने पाक साफ हैं। और ये जो पीरनी और मुरीदी वाला चक्कर है, क्या अगर किसी पीर के यहाँ हम जाते हैं, मैं और आप और सुमेरा चले जाते हैं, तो वहाँ तो दरवाजे ओपन है, वहाँ ये पाबंदी नहीं है कि मजहर बरलास साहब अकेले आए हैं तो आपके साथ गुले नखेज अख्तर और ये उनका इशू नहीं था। मजहर बरलास साहब ये इन्होंने पीरी का इन्होंने क्यों खोला था? ये उन्होंने नहीं कहा। इन्होंने कारखाना क्यों खोला था? उन्होंने कहा कि आप रात के वक्त कौन सी पीरी मुरीदी होती है। उन्होंने कहा, ये बयान में उन्होंने कहा कि मेरे मिलने आते बुशरा बीबी से दिन के वक्त में आते। मेरा इतराज ये था कि रात के वक्त में गुले नखेज अख्तर साहब, ये खावर मानिका कोई कमजोर आदमी नहीं थे। बिल्कुल। इनके वालिद एमएनए वहां से रहे हैं, गुलाम मोहम्मद मानेका बेनजीर के दौर में वजीर भी रहे हैं। ये कोई कमजोर लोग नहीं थे कि इनकी मर्जी के बगैर कोई घर में आ जाता। बिल्कुल बरलास साहब सही कह रहे हैं। नुखैर साहब बिल्कुल कमजोर लोग नहीं थे, और ये इतने कमजोर निकले कि फराह गोगी एक कॉल उनको करती हैं कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो खान साहब होंगे, और इन दोनों का निकाह हो चुका है, लिहाजा अब आप खामोश हो जाएं। क्या ये इतने कमजोर थे? मैं यही गुजारिश कर रहा हूं आपसे। आप फिर इशू बदल रही हैं। इशू ये नहीं है कि इनका बीवी के साथ इनको पता था या नहीं पता था जी। इशू ये है, कहानी ये बन रही है जो सामने आ रही है, और जो हकीकत पहले भी उमर चीमा भी इसके बारे में बता चुके हैं कि खान साहब उधर जाते थे, खान साहब का उनसे मिलना जुलना था। आप डिनाई कर दें कि ऐसा नहीं था। इस पूरे इंटरव्यू को अगर आप एक खास प्रोस्पेक्टिव में देखेंगी तो फिर तो आप कहेंगे कि ये खास चीज है। अदरवाइज ये जो लोग हैं, ये डिस्कस ये हो रहा है कि ये खान साहब जाते थे उधर, खान साहब की बातें होती थी, खान साहब उनसे मिलते थे, उनका ये था कि वो उससे शादी करें। तो गुजारिश ये सुमेरा, आज वो अदाकारा नूर का और रौन का नाम क्यों भूल गए हैं? उसका नाम क्यों नहीं लेते खावर साहब? बस मुझे याद नहीं रहा। मैंने कहा उनका नाम मैंने लेना था, लेकिन मुझे याद नहीं। आप ले या ना ले, मकसद इस इंटरव्यू का जिस शख्स को गंदा करना है, मैं समझता हूं वो इस इंटरव्यू से गंदा नहीं होगा। लेकिन बरलास साहब आप बताइए। एक मिनट सुमेरा, मेरा एक सवाल है, किसको गंदा करना है आप क्लियर कीजिए। वो ये चेयरमैन पीटीआई को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसमें तो उन्होंने बताया बुशरा बीबी के बारे में ना, अभी तो आप कह रहे हैं ना नहीं, उनके बयानात में कंट्राडिक्शन है। वो प्रोटोकॉल लेते रहे, तो वो प्रोटोकॉल क्यों मिलता रहा उन्हें प्रोटोकॉल? ये तो आपने खुद एडमिट किया। गुजारिश ये है कि वो बुशरा बीबी पे इल्ज़ाम लगाएं या किसी पे लगाएं, वो मकसद तो उनका, एक तरफ वो खुद गवाही दे रहे हैं कि वो भला आदमी है, उससे भला आदमी है ही नहीं दुनिया में, और दूसरी तरफ आज वो कह रहे हैं कि मेरी वालदा ने कहा था कि ये अच्छा आदमी नहीं है। ओ भाई, आपको अगर आपकी वालदा ने कहा था तो आप पहले क्यों नहीं वालदा की बात मानी आपने? लेकिन मुझे बरलास साहब ये बताएगा कि आपको पता कि कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चली उनके निकाह पे, उनकी इद्दत वाले इशू के ऊपर। हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हुए,
और खान साहब बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ गए थे, लेकिन लिहाजा फिर उसको जो है वो किसी तरीके से सेटल किया गया। लेकिन उस वक्त हमें मानिका साहब क्यों नज़र नहीं आए, उस वक्त मानिका साहब सामने क्यों नहीं आए? उन्होंने आके ये क्यों नहीं कहा कि भाई मैंने इस डेट पे डाइवोर्स दी थी और उन्होंने इद्दत कंप्लीट होने के बाद जो है अगली शादी किया। आज वो ये कह रहे हैं कि ठीक है 1 मंथ बाद या 1.5 मंथ बाद वो शादी कर लेती, तब क्यों नहीं आए, अब क्यों आए? मेरा ख्याल है इसमें सुमेरा एक छोटा, मैं बड़ी माजरत के साथ, इसमें ना उनको चाहिए कि वो जो मैसेज फराह गोगी ने उनको किया था और जिसमें उन्होंने कहा था कि आप उनको तलाक दे दें, और जिस मैसेज में इन्होंने थ्रू व्हाट्सएप उन्होंने तलाक भेजी थी, वो मैसेज तो उनके पास सेव होगा ना। हाँ। ऐसे मैसेजेस डिलीट तो नहीं किए जाते, उनके पास होगी ये वाली डिटेल मैसेजेस की, ये अगर वो शेयर कर दे तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतर होगा। जी जी बल्ला साहब। मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई चीज़ उनके पास नहीं है। अगर होती तो देखिए ये केस अदालत में गया था, उस वक्त गया जब इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं थे, उन पे मुश्किल वक्त था, उस वक्त ये केस अदालत में गया, तो वहाँ से कैसे जी अदालत से ये केस बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से भरी हो गया काम सारा। नहीं तो मुफ्ती सईद साहब गलत कह रहे हैं, मुफ्ती सईद साहब गलत कह रहे हैं। देखिए मैं किसी के बारे में नहीं कह सकता कि मुफ्ती साहब गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं अगर वो शरई बात करते हैं ना तो खावर मानिका साहब को शरीयत का पता होना चाहिए कि शरीयत में लिखा हुआ निकाह ही नहीं है, ये तो अयूब खान के आइली कवानीन है। जब उसके बाद से ये कागजात पे मुंतकिल हुए, ठीक है, निकाहनामे और तलाकें, लेकिन इस्लाम में तो ये नहीं है। खावर मानिका साहब को अगर शरीयत की बातें करते हैं तो उनको शरीयत का पता होना चाहिए। उनको तो कहते हैं वो बहुत मजहबी शख्सियत है। बुशरा बीबी ने खुद स्क्रीन पे आके कहा वो बहुत मजहबी शख्सियत है, उनको पता है कि तलाक और इद्दत के जो मामलात हैं वो इस्लामी लिहाज से क्या है। तो सुमेरा हम मजहबी शख्सियत की कल की बात माने या आज की माने? एग्जैक्टली, हमें कौन सी उनकी बात को हम सच माने? बरलास साहब कल उनका कवा चिट्टा था तो आज काला हो गया है। आप सुनते हैं आज ना, आज का इंटरव्यू जो है उसके बारे में कुछ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ना। एक इस इंटरव्यू के दौरान एक बुशरा बीबी का क्लिप भी चलाया गया, आपने देखा होगा। उस क्लिप में वो ये कह रही हैं कि जब मुझे, पुराना क्लिप था और उसमें वो ये कह रही हैं कि जब मुझे डाइवोर्स हुई तो मैं घर में ही थी। ऐसे घर से इद्दत कंप्लीट करके निकली। ये कौन सी डाइवोर्स है कि खामन तलाक दे तो उसी के घर में उसकी इद्दत पूरी की जाती है? ये बताइए जरा। वो तो ये भी फरमा रही हैं उसी गुफ्तगू में कि ये खावर साहब की मर्जी से हुआ, खावर साहब की मर्जी से मैं रही, खावर साहब ने कहा कि ये इद्दत पूरी कर लें और मैंने इद्दत पूरी की और उसके पता नहीं 5, 6 या 7 महीने बाद हस्बैंड तलाक दे रहा है बीवी को और उसे कह रहा है इद्दत यहीं पूरी कर लो, तो और वो यही भी तो मान जाती है। मैं कहता हूँ इनके दीनी और ला दीनी होने की मुझे नहीं समझ आती, या रूहानी या गैर रूहानी होने की समझ नहीं आती। अच्छा, ये जो मैं तजाद पूछना चाहूंगी आपसे कि पहले खावर मानिका साहब की जो वीडियोज आई जो उन्होंने क्लैरिफिकेशन की, वो और आज का इंटरव्यू, इसमें ये तजाद क्यों है? तजाद है, मैं मानता हूं, मैंने क्यों है? आपको क्या लगता है, क्या रीजन है इसकी? अच्छा नहीं, आप सवाल जरा थोड़ा सा उसको दोबारा फ्रेज करें ना सवाल को। मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि इनके बयान में, इनके इंटरव्यू में और उस वक्त वीडियो बयान में तजाद क्यों है? देखिए मैंने अभी इससे पहले वो एहसन गुजर वाली भी मैंने बात की कि पहले उनके सामने वो कहते रहे कि मैं इनके बच्चों का गार्डियन हूं, उनके सामने वो दिखाते रहे हैं, वीडियोस में भी हमने देखा है, क्लिप्स में हमने देखा है कि वो उनके साथ आ रहे हैं, उनके साथ पेशियां अटेंड कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि मेरा तो उससे कोई ताल्लुक नहीं, मुझे तो फर्क होगी। इस सवाल का जवाब सुमेरा उन्होंने खुद दे दिया कि अदालत में जब ये बात हुई कि मैं गार्डियन हूँ, आसिम जमील गुजर ने कहा, तो इन्होंने हाथ खड़ा किया और इन्होंने कहा कि मैं बाप हूं इसका, मैं जिंदा हूं। अदालत ने फिर गुजर साहब को डांट पिलाई। ये तो बात वो क्लियर कर चुके हैं। ठीक है नुखैर साहब, बल्ला साहब साथ ही रहिए। नाज़रीन मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, साथ ही रहिएगा, इस पर मजीद भी डिस्कशन करेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर है। कहते हैं कि जी खावर मानिका साहब कहते हैं कि बुशरा बीबी की बात करते हैं कि वो इस्लामाबाद गई, इस्लामाबाद से वापस आई और खावर मानिका साहब ये कह रहे हैं कि मेरी वालदा ने कहा कि ये अच्छे इंसान नहीं है, उनको घर ना आने दिया करें। जब बुशरा बीबी वापस आती हैं तो वापस आके उनका मूड बदला हुआ लगता है, ये कहना है खावर मानिका साहब का। वापस आके फिर उन्होंने कहा कि मुझे कुछ अरसे के लिए अपने घर जाना, यानी कि वो अपनी वालदा के घर जाना चाह रही थी। वो अपनी वालदा के घर चली गई। फिर फराह गोगी की तरफ से फ़ोन आया कुछ अरसे के बाद कि आप इनको डाइवोर्स कर दें। उनका ये कहना है कि हमारे इश्यूज़ चल रहे थे लेकिन वो इतने नहीं थे कि डाइवोर्स तक पहुंच जाते। खैर
ऐसा हुआ कि कुछ अरसे के बाद उन्होंने डाइवोर्स दे दी। पहले उन्होंने कहा था कि वो नेक पाकबाज खातून है, और अब वो कह रहे हैं कि एकदम से कि मेरे उनके साथ मामला ठीक नहीं थे। 28 बरस की शादी 6 माह के चक्लिश के बाद ख़त्म हो जाती है, डाइवोर्स हो जाती है, और कोई बात भी फैमिली की तरफ से बाहर नहीं आती है। बच्चे भी ज़ाहिर है तकलीफ़ में थे, वो साबिक शौहर थे उनके, वो भी तकलीफ़ में थे, लेकिन वो तकलीफ़ हमें तब नज़र नहीं आती है, आज कई सालों के बाद वो तकलीफ़ हमें नज़र आ जाती है। मज़हर बरलास साहब, ये जो डाइवोर्स वाला इशू था, ये आपको याद होगा, मैं पहले भी बात कर रही थी कि इसके ऊपर बहुत इशू क्रिएट हुआ था, और आज वही बात जो है, सेम बात जो है, वो खबर मानिका साहब बात कर रहे हैं। अच्छा, मेरा एक आप लोगों से भी सवाल है जी, और पाकिस्तानी मीडिया से भी एक सवाल है। आप एक शख्स की बातें तो बहुत सामने ले आते हैं, मेरा तो ख्याल है हमें ये शादियों के किस्से, ये ज़ाती बातें नहीं लानी चाहिए, लेकिन जब आप एक शख्स की बातें लाएंगे तो फिर उनकी शादियां भी आ जाएंगी जो इनके मुखालिफ सियासतदान है। वो तो आ रही हैं ऑलरेडी, ठीक है क्या? नहीं, इतना किधर पीटा जाता है जी। वो मियाँ साहब ने कहाँ कहाँ शादियाँ की, वो किस किस ब्यूरोक्रेट से, किस किस से कहाँ कहाँ छड़वू के जैसे भी शादियाँ की, वो भी आ जाएंगी, फिर और भी शादियाँ आ जाएंगी, कौन कब गया, और फिर शरई मामलात भी आ जाएंगे कि बच्चों की पैदाइश कब हुई और शादी कब हुई, ये सारी बातें आ जाएंगी। मैं इस बात का जवाब देना देता हूँ, ये जरूर मामला डिस्कस होने चाहिए। अगर किसी एक ने इल्ज़ाम लगाया तो दूसरे के मामला भी डिस्कस होने चाहिए। पहली बात तो ये जो आपने की कि बच्चों की पैदाइश के मामलात, ये मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये अगर आपके पास कोई मालूमात हैं तो ज़रूर दीजिए, क्योंकि मेरे पास भी कुछ मालूमात हैं। आप फेसबुक की, व्हाट्सएप की खबरों पे नहीं जाना आपने, आपके पास जो ठोस मालूमात हैं वो आप दीजिए। नंबर 2, जिस तरफ आपने इशारा किया, मियाँ साहब की तरफ, शहबाज शरीफ की तरफ आपका इशारा था, उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि मैं रियासत मदीना बना रहा हूँ। उन्होंने कभी दावा नहीं किया हाथ में तस्बीह पकड़ के किसी जगह वो सजदा रेज हुए हों। उन्होंने कभी पीरी मुरीदी का दावा नहीं किया। ये जो साहब जो जितना बड़ा दावा करता है उसको उतना ही बड़ा फिर बन के भी दिखाना पड़ता है अमली तौर पर। सो इनका जो दावा है, इनके जो पीरी मुरीदी मुर्शद मुरीद और ये फलाना, उसके बाद जब ये हरकत करेंगे तो ये काबिल बर्दाश्त नहीं होती। दो लोग हैं, एक बंदा अपनी बुजुर्गी का दावा, अपनी पाकबाजी का दावा बहुत ज़्यादा कर जाए तो उस पर ज़्यादा सवाल होंगे। मेरी गुजारिश है आपसे, जब इधर से बात होगी तो इसको इस एंगल से देखें कि इस तरफ से जो साहब हैं वो बहुत बड़े बड़े दावे करते रहे हैं, लिहाजा इसको ज़रूर देखिए। जी बड़ा देखिए, दावे तो दूसरी तरफ से भी बड़े बड़े हुए। मैंने तो पहले अर्ज़ की है कि आप ज़ाती बातें ना टीवी पर लाएं। मैंने तो पहले कहा है कि शादियों के किस्से ना लाएं। ये अभी चंद दिन पहले शादियों का किस्सा चला, फिर और लोगों की शादियों के किस्से सामने आ जाएंगे। अब आपने कहा कि जी उसने तो पीरी मुरीदी का दावा नहीं किया था। ये दावे तो खबर मानिका साहब कर रहे हैं कि वो पीरनी थी और वो मुरीद थे। उसने तो हमेशा, आपने दरबारों पे नहीं देखा जाके सजदा रेज जो तो दरबारों पे बहुत से, इधर देखिए ये जो दाता साहब कॉम्प्लेक्स है, इसकी कमेटी के चेयरमैन इसहाक डार, तो वो भी जाते रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब जाते रहे हैं, सूफी बरकत अली साहब के पास भी जाते रहे हैं। ये ना कहिए आप ये दरबारों पे लोग, बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी जाती रही हैं दरबारों साहब। आपको नहीं पता मामलात वज़ीर आज़म हाउस के कैसे चलते रहे? देखिए, पाकिस्तान में एक कल्चर रहा है, पाकिस्तान में एक कल्चर है। आप जिस शहर से तलक रखते हैं ना, बुजुर्गाने दीन के मज़ार पे जाने में नखीद अख्तर साहब, आप जिस शहर से तलक रखते हैं वो तो जीते ही वहां से दरबारों वाले हैं। औलिया का शहर। मैं ये नहीं कह रहा, बात दोबारा समझें, मैं ये कह रहा हूं कि क्या आप ये नहीं जानते कि पिछले दौर में वजीर आजम हाउस के पहले तो मुझे ये बताएं कि एंकर आप हैं या सुमेरा मिर्जा हैं? अब इतनी अच्छी डिबेट चल रही है, अब इतनी अच्छी डिबेट चल रही है। बल्ला साहब, अब बता गया, अब मुझे थोड़ी सी आप रियायत दें। इस सवाल का जवाब आपने ना मानिका साहब की तरह गोल नहीं करना। आप माशाल्लाह सच्चे बंदे हैं, हमारे यार हैं। आप ये बताएं कि इस दौर में, पिछले दौर में जो वज़ीर आज़म हाउस के मामला थे, क्या उसमें जो मामला आपके सामने रहे, उनमें पीरी मुरीदी रूहानियत जादू टोना कितना रहा? आप खुद बताइए। मुझे तो उससे पहले वाले दौर में भी पता है कि वो जो बंगाल के जादू लाए गए थे, जादूगर, वो कौन लाया था, वो बताइए। और उससे पिछले वाले दौर में भी मुझे पता है कि एक पीर साहब रहते थे, और मुझे तो इन बातों का इल्म है कि हर दौर में ये पीर रहे हैं, सियासत के हर दौर में पीर रहे हैं।
और हर क्योंकि दौर हर- में ये मामला अच्छा, चलते अच्छा, रहे। बात मतलब फिर आप अफसोस की गोल- बात है कि हमारे मुल्क की जो सियासत है बात फिर आप गोल कर गए। जी 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 नुखैर साहब क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि मैंने बरलास साहब से सिर्फ पिछले दौर का पूछा था, उसके पहले वाले दौर मैंने तस्लीम कर लिए। पिछला दौर ये तस्लीम करें जरा। जी 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 बरला साहब करते हैं मैं आप तस्लीम। पिछले दौर में मैं उस पीर साहब, चूंकि मेरे भी दोस्त हैं, मियां नवाज शरीफ के पीर थे, वो हर दूसरे दिन जाते थे प्राइम मिनिस्टर हाउस, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता इसलिए कि मेरी उनसे बहुत अच्छे मरासम है। अच्छा नुखैर साहब, इसके अंदर एक और पॉइंट भी है। हम जाहिर है इस सोशल सर्कल में हम लोग भी रहते हैं। ये आज जो हमने देखा, एक जो इंटरव्यू दिया गया खबर मानिका साहब की तरफ से, उनका अगर बिहेवियर हम सोशली देखें तो जो पाकिस्तानी मुआशरे में के मुताबिक अपनी बीवी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करना, और वो भी तब जब उसकी शादी किसी और के साथ हो जाना, इज इट नेसेसरी? ये जरूरी है कि आप अपनी ये पर्सनल गलत है। बातें आए और स्क्रीन के मैं ऊपर इसकी बैठ? मजम्मत करता हूँ, और ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये ऐन पाकिस्तानी मुआशरे की रिवायत के ऐन मुताबिक है, जो हमारी बुरी रिवायत है कि हस्बैंड जो है वो जब बीवी को छोड़ दे तो उसके बाद उसकी तरफ से इल्ज़ामात का इसी तरह से सामना किया जाता है, वो इसी तरह इल्ज़ाम लगाता है। नहीं, लेकिन जी जी, लेकिन यहाँ ये भी हुआ कि एक साहबका बीवी ने किताब लिखी और जिस शख्स के बारे में लिखी, जब उससे पूछा गया तो उसने कहा सॉरी, उसने नो कमेंट्स किया, उसने कहा मैं इस पे बात नहीं करूंगा। यहाँ ये भी आला रवायत हुई। एक और साहबका बीवी ने कुछ अच्छी बातें कही तो उनको फौरन तस्लीम किया गया, ये भी बात हुई। यहाँ कहा गया कि उससे सच्ची कोई नहीं। एक साहबका बीवी की बातें गलत हैं और एक साहबका बीवी की बातें अच्छी हैं, क्योंकि वो अच्छी बातें करती हैं। अच्छा, वो हक की बातें। मज़हर बरला से मुझे ये बताइएगा, आप ये जो ओवरऑल इंटरव्यू हुआ है, इस वक्त में इस इंटरव्यू का कंडक्ट किया जाना, इससे पहले इस तरह की कोई भी रियलिटी सामने ना आना, इससे पहले खबर मानिका साहब का चुप रहना, किसी इशू के ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन ना देना, बल्कि बुशरा साहिबा के हक में क्लैरिफिकेशन देना, आके एक वजाहती बयान देना, इस वक्त इस इंटरव्यू के कंडक्ट होने का मकसद आपकी नज़र में क्या है? देखिए, मेरी नज़र में तो वही मकसद है जो मैंने पहले अर्ज किया कि एक सियासी शख्सियत को डैमेज करना मकसद है, मगर वो डैमेज नहीं होगी, वो डैमेज नहीं होगी। इसी अंदाज में इस जाल में ये खुद फंस गए हैं मानिका साहब, बरला साहब। उनके तजादात कौम के सामने आए हैं कि वो पहले झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं, या पहले सच बोल रहे थे या अब सच बोल रहे हैं। अब कौम क्या फैसला करेगी? एक शख्स पहले कुछ बातें करता है, बाद में कुछ बातें कर रहा है, तो उसके बारे में ही कौम कंफ्यूज हो गई है। कौम उसकी कौन सी बात मानेगी? तो जिसको डैमेज करने की कोशिश की गई है वो डैमेज नहीं होगा। नुखैर साहब ये कह रहे हैं कि खान साहब को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपको नहीं लगता, सॉरी आपकी बात को काट रही हूँ, आप अपना भी जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल यहाँ पर ये, आपको नहीं लगता कि आज वाला जो इंटरव्यू है वो खुद मानिका साहब को ही डैमेज कर गया है? बहुत सारी बातें ऐसी थी जिसके ऊपर वो बौखलाए भी। इसका जवाब देता हूँ सुमेरा, मैं आपका बाकी का सवाल भी समझ गया, जी जी जी, इसीलिए आपको काटा। सॉरी। बरला साहब ने बड़ी माशाल्लाह घन गरज तो इनके अंदर है। इसी घन गरज के साथ कुछ दिन पहले हमारे टैलेंट पे ही इनका एक बड़ा प्रोमो चलता रहा, और मैं बड़ा खौफजदा था उस प्रोमो को कि उसके अंदर एतमाद इतना था इनके लहजे में, जिसमें ये कहते हैं कि मैं लिख के देता हूँ नवाज शरीफ नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो आप खौफजदा क्यों थे? मैं इसलिए था कि कहीं इनका कहा हुआ पूरा ना हो जाए। अच्छा, आप चाहते थे कि वो अच्छा बरला साहब जी। दूसरा सवाल सुमेरा जो आपने किया बड़ा अहम सवाल है, लेकिन मैं भूल गया हूँ, दोबारा करें जरा। जी, मैं ये आपसे यही पूछना चाह रही थी कि ओवरऑल जो है आप इसको किस तरह से देखते हैं कि इस वक्त में इस इंटरव्यू का कंडक्ट होना कैसा है, उससे पहले कि उनके बयानात और उससे पहले उनका खामोश रहना और अब एकदम से आके बोलना? देखिए सुमेरा, इसमें पहली बात तो ये कि जो वो कह रहे हैं उसको भी सुन लें, फिर जो हम अज्यूम कर रहे हैं उसको भी सुन लें। अज्यूम नहीं नुखैर साहब, अज्यूम नहीं। इससे पहले जो उन्होंने आके क्लैरिफिकेशन दी वो, और इससे पहले उन्होंने ये बातें क्यों नहीं की वो, और अब क्यों की वो, यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि ये उन्होंने बताया, उसी इंटरव्यू में बताया उन्होंने कि मैंने पहले इसलिए नहीं की कि मुझे जान की धमकियां मिल रही थी मेरे बच्चों को, मैं खौफजदा हो गया था, और ये बातें इसलिए की कि अब मेरी बर्दाश्त से बात बाहर हो चुकी है, मेरे बच्चों को बहुत ज्यादा, ये मुझे नहीं पता वो ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, लेकिन आप वाला सवाल ही उस पे एंकर ने किया था उनसे कि आप पहले डरे हुए थे या अब डर के आप इंटरव्यू दे रहे हैं। इन दोनों सवालों का जवाब उन्होंने दे दिया कि मैं पहले डरा हुआ था, अब मुझे एहसास हुआ, मेरे ज़मीर पे बोझ है, या जो भी वो बातें कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत, मैंने फिर बताया ये इशू है ही नहीं। आप कह दें मैं आपके साथ हूं कि मानिका साहब गलत हैं, लेकिन मुझे एक बात बताएं, बुशरा बीबी भी गलत हैं,
उनके अंदर भी कोई झूठ सामने आया या नहीं, या अभी बता दें, क्योंकि कुछ दिन के बाद ये ना कहें सारे मिलके कि नहीं बुशरा बीबी भी गलत कह रही है। नहीं, बात तो ये है ना कि पहले वो उनको नेक पारसा कह रहे थे, आज उनको वो गलत कह रहे हैं, तो अब इसमें कैसे फर्क? मैंने आपको कहा कि बुशरा, इस सारे इंटरव्यू में जो उन्होंने कहा है और जो बुशरा बीबी के भी कुछ क्लिप्स हमने सुने, तो मनिका साहब तो एक चले तय कर लेते हैं फर्जी वक्ती तौर पर कि मनिका साहब गलत हैं, तो क्या बुशरा बीबी भी गलत हैं या वो ठीक है इस मामले में? जी बड़लाल साहब। अच्छा जी, पहले तो वो जो दीनी आदमी है, तो दीन तो हमें ये कहता है कि सच बोले, वो ये नहीं कहता कि 4 साल चुप रहो तो फिर सच बोलो। ठीक है, दीन ये नहीं कहता। दूसरी जो आपने बात मेरे हवाले से की, मैं उसका जवाब देता हूँ। जनाबे वाला वाकफान हाल जानते हैं कि नवाज शरीफ लंदन से 2 दिन लेट चले। फिर मैं शो में ये बात मीडिया पे कह रहा हूँ कि मुझे इस मुल्क की अहम तरीन शख्सियत ने कहा कि नवाज शरीफ साहब दुबई आके फिर कह रहे थे मैं नहीं जाता। फिर उन्होंने कोई शर्त ऐसी लगाई कि मुझे आप पकड़ लेंगे जाते ही। फिर अता तारड़ का उसकी बेस पे, अंगूठे की बेस पे उनकी हिफाजती ज़मानत दी गई और उनको यकीन दहानी कराई गई कि मियाँ साहब आपकी हिफाजती ज़मानत हो गई है। मियाँ साहब नहीं आ रहे थे। अच्छा। लेकिन मियाँ साहब को लाने वाली कुव्वतें भी साथ थीं, तो उन्होंने कहा नहीं आप जाएं। मियाँ साहब नहीं आ रहे थे। अच्छा, अब आपने कह दिया तो इसका ना मेरे पास सोर्स है कोई, ना आप बताएंगे यहाँ पे, तो मैं सिवाय देखिए, मैं अब मुल्क की आम शख्सियत का नाम तो नहीं यहाँ ले सकता। सही सही सही, चले ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान में इस जो पॉलिटिकल सिचुएशन है। वैसे ये जो पार्ट हमने डिस्कस किया ये तो एक बहुत ही नया सेगमेंट था। उससे पहले हम लोग अक्सर प्रोग्राम्स में ये देख रहे हैं कि आजकल जो जोड़ तोड़ की सियासत हो रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसकी नंबर गेम कहाँ तक पहुंची है, जिसका वो दावा कर रही है कि वो हम लोग उसको कंप्लीट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के शिकवे गिले कहाँ तक पहुंचे हैं, एतमाद उनको किस पे है, और पीटीआई इस वक्त क्या कर रही है, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने जैसे कि आपसे बात की थी कि इस वक्त जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, इलेक्शन जो है वो सर पे हैं और तमाम जो जमातें हैं वो फुल एक्टिव हैं इस वक्त। यहाँ पर मैं डिस्कशन करूंगी बिलावल भुट्टो साहब और जरदारी साहब में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 1 से 2 जलसे ऐसे हुए हैं, 1 से 2 जगह पे बिलावल साहब ने एक बात की है। उन्होंने ये कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो पीपल्स पार्टी को तो मिल नहीं रहा। सिर्फ एक पार्टी ऐसी है जिसको नवाजा जा रहा है, सिर्फ एक पार्टी ऐसी है जिसको जलसे करने की भी इजाज़त मिल रही है, जोड़ तोड़ करने की भी इजाज़त मिल रही है। इलेक्शन कमीशन भी उन्हीं के साथ है, सब लोग उन्हीं के साथ है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो पुराने सियासतदान हैं उनको घर बैठ जाना चाहिए, नए लोगों को सामने आना चाहिए। इसके ऑपोजिट जो जरदारी साहब है उन्होंने एक बड़ी अनोखी बात की है। उन्होंने बिल्कुल इसके ऑपोजिट बात की। उन्होंने ये कहा है कि उनको इलेक्शन कमीशन के ऊपर भरपूर एतमाद है, उनको लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है फेयर इलेक्शन करवाएगा। अब ये क्या बात है, क्या खिचड़ी पक रही है? एक ही घर में 2 अलग अलग सी बातें हो रही हैं। क्या ये कोई सॉफ्ट कॉर्नर लिया जा रहा है एक तरफ से ताकि कोई इशू ना बने और इलेक्शंस के अंदर कम से कम क्लास में दूसरा नंबर तो आ जाए? नुखैर साहब, आप किस तरह से देखते हैं इसको? ये क्यों एक ही घर में या एक ही पार्टी में 2 लाइनें ली जा रही हैं? सुमेरा, एक तो पहली बात ये, और नवाबजादा नसरुल्ला ने बड़ा अच्छा खूबसूरत जुमला कहा था कि नए चेहरे फिल्मों में होते हैं, सियासत में नहीं होते। सियासत नाम है एक तजर्बे का, लोगों ने इसमें अपनी उम्रें गला दी हैं। जो जिस तरह से चलते हुए ख़ानदान के ख़ानदान उजड़ गए, जेलें काटी और सारा कुछ काटा। इसमें यह नहीं हो सकता कि आप कहें कि यार चूंकि फिल्म का शूट करना है तो नए चेहरे हमने मुतारिफ कराने। बाकी ये स्टिक एंड कैरेट वाली पॉलिसी है और ये पॉलिसी ठीक होती है कि बिलावल को उन्होंने दे दिया टास्क कि आप ये बात करें कि बुजुर्गों को नहीं आना चाहिए। हालांकि बुजुर्ग मुझे बताएं, अगर ये सियासत में रिटायरमेंट की शर्त लगा दी जाए तो बताएं बात का, अमेरिका का सदर जो है वो जवान है या जस्टिन ट्रूडो जवान है? बाजार लगता तो जवान है, बिल्कुल ऐसे। उधर अपना प्यूटन को देख लें, इधर मोदी को देख लें, ये जवान थोड़ी होते हैं। इस सियासत का क्या ताल्लुक जवानी से? हाँ, नौजवानों को आना चाहिए, सियासत में आना चाहिए। सियासत में आने के बाद वो फिर निखरते हैं। ये क्या बात हुई, जब आपको एक तजर्बा है तो उसके बाद आप निकल जाए यहाँ से। ये जो पॉलिसी है उनकी, और जरदारी साहब का बयान, ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये और इसमें मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून अभी बहुत ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। आज भी मैं उनका बयान पढ़ रहा था, बिलावल साहब को थोड़ा सा एग्रेसिव होने की कोशिश कर रहे हैं। ये एग्रेसिव होना, ये किसी बहरहाल मैं समझता हूँ कि इस तरह की सिचुएशन में
ये आपस में किसी लड़ाई का बायस बन सकता है। क्योंकि सर वो तहम्मुल का मुजाहरा तो वो करेगी ही, क्योंकि उसको तो कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आ रही है, उसकी तो नंबर गेम भी कंप्लीट हो रही है, उसका जलसे करने की भी इजाजत मिल रही है। नून लीग की बात कर रही है ना, आप कह रहे हैं ना कि तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, बात तो उन लोगों की है ना जिनको जलसे करने की भी इजाजत नहीं मिल रही, जिनको वर्कर कन्वेंशन की इजाजत नहीं मिल रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रही है, उनको कहां उन्होंने जलसा करना था। और की एक एग्जांपल छोटी सी ले लीजिए, वर्कर्स कन्वेंशन करना था, 3 जगह पे उन्होंने जगह तब्दील की, हर जगह पे आके पुलिस छापे मार रही थी और फिर कहीं छुप के उन्होंने कन्वेंशन किया। उसकी रीजन पता है आपको क्यों छापे मार रही थी? अगर आपने बतानी है रीजन, अगर आपने ये बता दिया है कि वो नहीं कर सकी और छापे पड़े, तो फिर रीजन भी आप बताएं। तो बात वही ना कि वो कह रहे हैं, वो शिकवा ये कर रहे हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, लेकिन जलसे जो है वो दूसरी पार्टीज तो कर रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो सबके पास है, सब खेल रहे हैं उसमें, लेकिन बात यह है कि जो हालात बन गए, जो लोगों ने देख लिया, जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें कम हुई, जिस तरह से बाकी चीजों की कीमतें कम हो गई हैं, मियां साहब के, हम शुरू से कहते थे ये कि जिस दिन मियां साहब आएंगे, मियां साहब ही इन हालात का मुकाबला कर सकते हैं। तो वो हुआ। अच्छा, उसमें आप ये कहें कि जी दूसरों को जलसे की इजाजत नहीं मिल रही, उस जलसे में आपको अंदाजा है कि उस जलसे में क्या होने वाला था या क्या कर रहे थे वो लोग? कुछ भी नहीं, उनके वर्कर कन्वेंशन हुई है बाद में। ओहो भाई, आप कह रही हैं ना कि नहीं होने वाला था, उस डिटेल को जरा सुन लें कि वहां हुआ क्या। और पुलिस ने बिल्कुल नहीं मारा बाय द वे, लेकिन जहां पे आप रियासती इदारों के खिलाफ नारे लगाएंगे, जहां पे आप नफरत की फिजा रियासती इदारों के खिलाफ क्रिएट करेंगे, वहां जो रियासती इदारे हैं हमारे लोकल, जो पुलिस वगैरह, ये चुप रहे हैं वहां पे। ये चाहती हैं आप? आपने एक बात की है नुखे साहब, मैं बल्ला साहब से उसका जवाब लेना चाहूंगी। बल्ला साहब, नुखे साहब कह रहे हैं कि मियां साहब के आने के बाद हालात ठीक हुए हैं, पेट्रोल प्राइसेस कम हुई है, ये लिंक करता है उनके आने से? सारा हरा हरा इनको स्टूडियो में नजर आ रहा है। और गुले नफेज अख्तर साहब पता नहीं इस पाकिस्तान में बसते हैं या कहीं बाहर से आए हैं, मुझे तो नहीं समझ आ रही इनकी गुफ्तगू से। अब उन्होंने कहा जी रियासती इदारों के खिलाफ उन्होंने बातें करना थी। ये देखिए एक अंदाज़ा है, लेकिन वो जो हो चुकी हैं, वो जो गुजरांवाला में बातें हुई थी, वो जो इस्लामाबाद में बातें हुई थी इदारों के खिलाफ, वो जो एक अदारे पे चढ़ाई हुई थी, हमला हुआ था, उनको भी तो याद करें। फिर ये जो जलसों वाली बात है, देखिए आपने सुमेरा मिर्ज़ा साहबा कहा कि एक पार्टी को इजाज़त है जलसे करने की। 1 महीना हो गया मियां साहब ने जलसे का नाम नहीं लिया। वो लाहौर वाला जलसा इतना ठुस हुआ था कि उसके बाद जलसे का नाम नहीं लिया। बेशक उनको खुली छुट्टी है और अब उनको बंदे शामिल कराए जा रहे हैं, कभी बलूचिस्तान ले जाके, कभी कहीं। मैं तो सीधा साधा जिम्मेदार हूँ, मैं एक बात करता हूँ और हवाले से आपको मिसाल देता हूँ। मसलन मुझे कहा जाए कि आप फसल के लिए ज़मीर अच्छी तरह हमवार कर लें, मैं ज़मीन हमवार कर लूँगा। उसके बाद कहा जाए कि बीज अच्छा डालें, वो भी डाल दूंगा, खाद डालें, वो भी डाल दूंगा, पानी भी दे दूंगा। जब फसल तैयार हो जाए और पकने के करीब हो जाए, तो अचानक आंधी आ जाए या बारिश आ जाए, तो महकमा ज़राअत वाले मेरी क्या मदद करेंगे? कोई महकमा ज़राअत का अफसर मेरी मदद नहीं कर सकेगा। बिल्कुल सही, मेरी फसल तबाह हो जाएगी। मियां साहब को ये बातें नहीं समझ आ रही, उनको इलेक्शन में ये बातें समझ आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, और ये जो बिलावल और जरदारी की आपने जी, बात जी, की, बिल्कुल, ये शरीफ फैमिली में भी ऐसे ही है। मियां शहबाज शरीफ का किबला और है, नवाज शरीफ और बातें कर रहे होते हैं। और मैं आपको एक मिसाल दूं, देखिए कराची में एक घर था, ये मरहूम नईमुल हक का, उनका एक भाई तहरीके इस्तकलाल में था, एक पीडीपी में था। उनके घर के एक कोने में एक पार्टी का झंडा था, दूसरी में ऐसे ही असद उमर साहब और जुबैर साहब। हाँ जी, इसी तरह रहीम यार खान में एक ड्राइंग रूम में 2 मुखालफ सियासतदान बैठते हैं, मखदूम शहाबुद्दीन और मखदूम खुसरो बख्तियार। मतलब अल्लाह साहब, इसका मतलब है ये दोनों बाप बेटा जो वो एक पेज पर नहीं है, आपके कहने का ये मतलब है? नहीं, मिले होंगे जी। जिस तरह शरीफ बरादरान मिल के वारदात करते हैं, उसी तरह वो बाप बेटा करते होंगे। उन्हें वैसे सिंध में इतना खतरा नहीं है, उनको अपना सिंध महफूज चाहिए, सिंध में उनको इतना खतरा नहीं है। ये जो आप जिस पार्टी को कह रही है ना इजाज़त है जलसे करने की, वो ना पंजाब में जलसा करने का नाम लेगी, ना केपी में जलसा करने का नाम लेगी। बलूचिस्तान तो पहले ही जलसों की सरजमीन नहीं है, वो तो सरदारों वडेरों की सरजमीन है, उधर और अनोखा खेल चलता है भाई। अभी बल्ला साहब, ये ना आप अपने सोर्सेज से पता कर लें, वही साहब जिन्होंने आपको बताया था कि मियाँ साहब नहीं आएंगे, उनसे पता कर लें। ये ना हो कल को वो फिर जलसा रख लें नून लीग, फिर आप कहें मेरे सोर्सेज की इतला गलत होगी। मैंने तो कह दिया है कि भाई फसल तैयार हो जाए तो आंधी या बारिश आ जाएगी, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? तो आंधी या बारिश जरूरी आनी है, ना आए तो फिर
आ सकती है ना, आ सकती है ना, तो नहीं भी आ सकती। चले, भी आ सकती अच्छा नुकेश साहब, इस पॉइंट पे मुझे आपका आंसर चाहिए था। बिलावल भुट्टो साहब और जरदारी साहब आपको लगता है एक पेज पर है? क्योंकि जो चीज मैं फील कर पा रही हूँ वो यही है कि एक दफा उन्होंने कह दिया कि जी बुजुर्ग सियासतदान या पुराने सियासतदान जो उनको घर बैठ जाना चाहिए, तो उनके वालिद जो हैं वो कौन सा कोई नए सियासतदान है, वो बहुत मंझे हुए पुराने सियासतदान है। एक बात ये, और दूसरी बात ये कि वो कह रहे हैं कि हमें जो है वो एतमाद नहीं है, हमें लग रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। जरदारी साहब कह रहे हैं कि मिल रहा है, ऑल इज वेल। तो ये आपको लगता है कि एक पेज पर नहीं है या फिर ये सारा कवर करने की कोशिश? नहीं, एक पेज पर ही हैं दोनों। और ये मुर्जा अपना मजहर बरलास साहब की आवाज़ से बात से मैं मुत्तफिक हूँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बरलास साहब ने कहा ये आपस में तय किया हुआ है बाप बेटे ने, और ये अच्छी बात है कि एक बेटा और सुमेरा, ये बातें होती हैं जलसे की, जलसे की ऑडियंस, जलसे के अवाम, जलसे के अवाम को गरमाने के लिए वो ज़रूरी होता है कि कुछ ऐसी बातें की जाएं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिले। जलसे में ये भी कहा जाता है कोई कागज़ लहरा के कि मेरे पास सबूत आ गया है। जलसे में ये भी कहा जाता है कि हमें कोई इम्पोर्टेड हुकूमत आ रही है, हमें कोई बाहर से कोई लोग आ रहे हैं जो हमें गिरा रहे हैं। ये जलसे की बातें होती हैं, लोग करते रहते हैं, इनकी हैसियत कोई नहीं होती, ये सिर्फ जलसों में करने वाली होती हैं। लेकिन बहरहाल ये नहीं हो सकता कि बेनज़ीर का बेटा और जरदारी का बेटा ये उठ के कहे कि मेरा बाप जो है वो गलत कर रहा है। जरदारी साहब ने बाय द वे जो कहा है, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन से मुनसिफाना इंतखाबात की उम्मीद है। और मैं भी ये कहता हूँ, मेरा तो बल्कि सवाल होगा बरलास साहब से कि अगर ये इंतखाबात मुनसिफाना नहीं होंगे तो कैसे नहीं होंगे, ये जरा समझा दें। जी बरलास। अच्छा, अभी तक तो देखिए, अभी तक तो मार्केट में ये बातें भी सुनने को मिल रही हैं कि इंतखाबात होंगे भी या नहीं होंगे। ये सवाल हो रहा है मार्केट में, पाकिस्तान की सियासी मार्केट बार बार ये लेकिन हमने यहाँ बैठ के ये बात नहीं कहनी, लेकिन घर में बैठ के अपनी बीवियों से बात कर सकते हैं। देखिए, मीडिया पे नहीं। मुनसिफाना या गैर मुनसिफाना की बात जब तक तमाम सियासी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता, उस वक्त तक इलेक्शन सवालिया निशान बने रहेंगे। आपने एक मकबूल लीडर की बात की, मकबूल लीडर तो जूते भी लहराते हैं। मकबूल लीडर ने तो यहाँ तक भी कह दिया था लाहौर के मोची दरवाजे में कि हाँ मैं पीता हूँ, लोगों का खून नहीं पीता, थोड़ी सी पीता हूँ। तो मर्द और औरतें झूमने शुरू हो गए, तुम जियो हजारों साल, तुम पियो हजारों साल। मकबूल लीडर तो इस तरह होते हैं, ये वो लीडर नहीं लहरा सकते चीजें जो गैर मकबूल होते हैं। सही है। नुकेश साहब, 16 महीने इकट्ठे हुकूमत की और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से चली दोनों पार्टीज जो हैं, स्पेशली हम दोनों बड़ी पार्टीज की बात करें, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तो अब इलेक्शंस आ गए हैं, अब इनमें दूरियों की क्या रीजंस हैं? क्यों तंज जो किया जा रहा है बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से? फिर शहबाज शरीफ साहब ने ये भी कहा कि उनको चाहिए कि अपना लहजा धीमा रखें, जरा हौला हाथ रखें। क्या रीजंस है, आपको क्या लगता है क्यों? मेरा ये जो होता है, दो पार्टियों के दरमियान कोलिशन हो जाती है, इत्तेहाद हो जाता है। पिछले दिनों कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा इत्तेहाद होता है मजबूरी के तहत, यानी एक पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना होता है, तो उसका एक हिस्सा बनने के लिए आपका इत्तेहाद एक जरूरी होता है। अदरवाइज ये कभी भी नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और बाकी जमातें ये एक हो जाएं, ये नहीं होगा। और ये इलेक्शन के लिए खास फिजा तैयार की जाती है। इलेक्शन में सबको ये हक दिया जाता है कि आप अपना अपना इलेक्शन लड़ें, बयानबाजी करें, एक दूसरे के खिलाफ जो कुछ मर्जी कहें। उसके बाद देखा जाएगा कि जब इलेक्शन हो जाएंगे आपकी सीटें कितनी हैं, हमारी सीटें कितनी हैं, एडजस्ट होना है तो उसके बाद दोबारा से मिल जाएंगे। ये तो प्रोसेस है इसका, सियासत का। सियासत में इसी तरह होता है। जो पिछली पार्टियां, जो MQM है, ये MQM किसके साथ थी? ये पिछली पार्टियां किसके साथ थी? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल तो वो पिछली गवर्नमेंट के साथ थी। तो ये तो सियासी इत्तेहाद बनाने के लिए जरूरी होता है कि आपस में सीट, अगर पीपल्स पार्टी को सीटें नहीं मिलेंगी मुकर्ररा या नून लीग को नहीं मिलेंगी, ये इत्तेहाद नहीं बनेगा। तो जिनके आपने देखा नहीं काफ लीग के पास कितनी सीटें थी और पंजाब की गवर्नमेंट में वो चंद सीटों, 6 सीटें थी मेरा ख्याल है, और उनकी बुनियाद पे कैसा तूफान मचा हुआ था। जी 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 बिल्कुल, यही तो वो पार्टीज हैं जिनको पता होता है कि हमारी बेस के ऊपर जो है वो ये तय होगा कि कौन सी पार्टी जो इक़्तिदार में आने वाली है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद हाजिर हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम मुल्क की पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर रहे थे, उसी का एक अहम उसी का एक अहम टॉपिक जो है वो साइफर भी है। और साइफर एक ऐसा इशू है जो कि ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा। डेली बेसिस पे इसकी कोई ना कोई नई अपडेट आई जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन PTI इमरान खान की इंट्रा कोर्ट अपील जो है उसको मंगल तक मुलतवी करते हुए साइफर केस का जो
ट्रायल है वो जेल में रोकने पर हुक्म इम्तना में भी कल तक तौसी कर दी है। आज इसके ऊपर जो भी बात हुई है उसमें वकील साहब का ये कहना है कि उनको जज पर इत्मीनान नहीं है और जज ने आगे से ये बात की है कि मुझे तो चार्जशीट का ही नहीं पता कि असल चार्जशीट है क्या। बल्ला साहब, साइफर केस की असल कहानी आपको क्या लगती है, क्या है और इसका अंजाम आप क्या देख रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस पर? अच्छा, मैं साइफर पे बात करने से पहले एक छोटी सी बात कर दूं। जी जी। इत्तेहादों की बात की थी जी 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 जी। हमारे दोस्त गुले नुखेज अख्तर साहब ने। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तानी सियासत में एक बड़ी तब्दीली आई है। तब्दीली ये आई है कि अब हुकूमतों के लिए इत्तेहाद बनते हैं, अपोजिशन के इत्तेहाद खत्म हो गए हैं। इससे पहले इन्होंने नवाबजाद साहब का नाम लिया, जब तक नवाबजाद साहब जिंदा थे अपोजिशन के बड़े बड़े इत्तेहाद बनते थे। अब मुझे अपोजिशन का कोई इत्तेहाद नजर नहीं आता, हुकूमतों के लिए इत्तेहाद बनते हुए नजर आते हैं। सर वो इत्तेहाद इसीलिए बनते थे अच्छा, हुकूमत गिराने के लिए। है वो इत्तेहाद बर्ला साहब इसीलिए बनते थे हुकूमत को गिराया जाए, और जो इत्तेहाद कामयाब हुए उन्होंने फिर हुकूमतों को गिराया भी। बिल्कुल सही है। जी जी जी। ये साइफर की बात है। देखिए, साइफर एक ऐसा मामला है जिस पे हमारे 2 दफ़ा इजलास हुए कौमी सलामती कमेटी के। उसमें हमारी आला सियासी और अस्करी क़यादत शरीक हुई। इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अस्करी तर्जमान की तरफ से भी हुई, हुकूमती तर्जमानों की तरफ से हुई। इसमें कौमी असम्बली में उस वक़्त के वज़ीर आज़म जो थे मियाँ शहबाज शरीफ, उन्होंने भी बहस की। तो मैं समझता हूँ ये मामला इतना आसान नहीं है। ठीक है। या फिर ये सब लोग उसकी लपेट में आएंगे। और जहाँ तक एक शख्स की बात कर रहे हैं, देखिए FIR के साथ आपको किसी चीज़ की कापी लगाना पड़ती है, तो वो कापी तो अभी तक लगी नहीं। उस कापी के बारे में भी बहुत से दावे किए गए। किसी ने कहा दफ्तर खारजा में पड़ी है, किसी ने कहा वजारत दफा में पड़ी है, किसी ने कहा जी हमारे पास पड़ी है, किसी ने कुछ कहा। तो इस पे मामला क्लियर नहीं है इतना। मेरा ख्याल है कि साइफर का अंजाम जो लोग बड़ा सख्त देख रहे हैं, मुझे तो सख्त अंजाम नज़र नहीं आ रहा। ठीक है नुखेज साहब, मैंने पहले भी एक जगह एक हमारे बड़े सीनियर एनालिस्ट हैं वो भी यही बात कर रहे थे कि साइफर जो केस है इसके अब गुब्बारे से हवा निकलती हुई महसूस हो रही, लेकिन उनकी जो सिस्टर हैं खान साहब की, उन्होंने इसके ऊपर बड़े थोड़ी सी एक सख्त बात की थी। मैं अब स्क्रीन पर उनके अल्फाज ही दोहराना चाहूँगी कि शायद सजाए मौत भी हो जाए। तो इस तरह के जो स्वेयर केसेस होते हैं जो गद्दारी के ज़ुमरे में आते हैं, अगर हम तारीख में चले जाते हैं तो बड़े बड़े लीडरान जो हैं इस तरह के केसेस के जद में आए और उनके ऊपर फिर ज़ाहिर वो बहुत ज़्यादा सख्त सज़ाएँ भी उनको मिली। तो खान साहब को लेकर और इस केस को लेकर आप क्या देख रहे हैं, क्या फ्यूचर हो सकता है माजी मुस्तकबिल करीब की अगर हम बात करें? मैं सुमेरा, अदालतें क्या फैसला करती हैं या क्या मामला है उन पर तो डिस्कस नहीं करूँगा। जी जी। लेकिन बात यह है कि जब बरला साहब ने कहा कि जी जो उसकी कॉपी नहीं साथ लगाई, वो एक ने कहा वहाँ चली गई है, दूसरे ने कहा नहीं मिल रही, तो बयान की अहमियत तो उसकी है ना जिस पे इल्ज़ाम लगा। वो क्या कह रहा है, साइफर कहाँ है इस वक्त, उसकी कॉपी कहाँ है, पूछा तो उससे जाएगा ना। तो कागज़ का ये टुकड़ा जिसको हम साइफर कहते हैं, ये अगर उसकी सज़ा उसमें सज़ाए मौत है, मैं तो खैर ऐसी सज़ा सख्त सज़ाओं के ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन बात यह है कि जब आप किसी एक वज़ीर आज़म को किसी एक टुकड़े पर, जिसे आप अकामा कहते हैं, उसकी बुनियाद पे आप उसे मुल्क से बाहर कर दें और उस पर सज़ा का नफाज कर दें और जेलों में डाल दें, तो ये भी एक कागज़ का टुकड़ा था। लेकिन इस कागज़ के टुकड़े की कोई और अहमियत थी। लिहाजा मैं मुल्क से बाहर किसने किया, वो तो शौक से इलाज कराने गए। नहीं, मुल्क आपने जेल में किया, मैंने ये कहा ना, जेल में किया। और मुल्क अब बहस और छिड़ जानी है, बरला साहब मुझे छेड़ देंगे, टाइम खत्म हो रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो केस है और जिस तरह से चल रहा है, ये कहना कि इसके गुब्बारे से हवा निकल गई है, तो फिर उनकी बहन क्यों कह रही है कि सजाए मौत भी हो सकती है? मैं इसीलिए यही बात करना सवाल ये है कि उस केस में कोई ऐसी संजीदा बात है, कोई खतरनाक बात है जिस वजह से ये हो रहा है ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी सजाएं होनी चाहिए। अब ये कानून जाने, अदालत जाने कि उस केस में ऐसी क्या बात है जहां बात सजाए मौत तक पहुंच सकती है। और दूसरी बात जो इन्होंने कही कि जज साहब ने कहा मुझे इसकी चार्जशीट भी नहीं अभी तक मिली, या जज को ये कह देना कि हमें इस पे इत्मीनान नहीं। ये सारे आप भी जानती हैं, बरलास साहब भी जानती हैं, ये ताखीरी हरबे होते हैं। इस किस्म की दरखास्तें इसलिए डाली जाती हैं ताकि जज बदला जाए या वकील बदला जाए, लिंगर ऑन कर लें उस बात को। ये सिर्फ ताखीरी हरबे। अच्छा बरला साहब, साइफर केस पे जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, आपको नहीं लगता वो कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं? क्या रीज़न है इस चीज़ की? अच्छा, एक तो मैं ये ताखीरी हरबे नहीं मानता, इसलिए कि जब पाकिस्तानी अदालतों ने फैसला सुनाना हो तो
32 पता नहीं 300 सफ़े का फैसला जो है वो पता नहीं आधे घंटे में कैसे लिख लेते हैं और वो सुना देते हैं। तो पाकिस्तानी अदालतों में तो बड़ा स्पीडी जस्टिस भी और होता कहीं है। कहीं 8 साल गुजर जाते हैं, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आता। तो गुजारिश ये है, वो तो देखिए अभी तक 40 साल लूट मार का हिसाब भी नहीं हुआ। नहीं, वो तो जो फैसला सरे महल बन गए, वो जो इवन फील्ड बन गए, जो बड़ी जायदादें बन गई और पता नहीं क्या कुछ, पाकिस्तान बेचारा लुट गया, मेरी धरती लुट गई, मेरा मुल्क लुट गया, और लूटने वालों को पूछा नहीं है 40 साल से किसी ने। वो तो अभी हिसाब पता नहीं कब होगा, पता नहीं आगे जाके कहीं अगले जहानी हिसाब होगा। शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना, देखिए उस वक्त वजीर खारजा थे जी। शाह महमूद कुरैशी साहब, मुझे नहीं लगता कंफ्यूज है। शाह महमूद कुरैशी डटे हुए हैं और चौधरी परवेज लाई भी डटे हुए हैं। मुझे ये बताइए, ये आप तक भी इतलात पहुंची होंगी कि कुछ गैर मुल्की लोग भी डयाला जेल जाते हैं और मुख्तलिफ मुल्कों के लोग जाते हैं, पता नहीं किससे मिलने जाते हैं या रोटी छोटी खाने जाते हैं। मुझे ये नहीं ऐसी समझ आ इतलात मुसद्दका नहीं है। मैं सॉरी, माजरत बड़ी बरला साहब, ये मुसद्दका इतलात नहीं है, सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में ये शेयर हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, उनके नाम आ गए हैं जी। अच्छा। मुसद्दका इतलात तो ये है कि उनके नाम भी आ गए हैं जो मिलने गई हैं शख्सियात। परवेज इलाही साहब ने ये कहा कि मेरे वो साथ वाले सेल में होते हैं और यहाँ वहाँ पर आते हैं लोग, यूरोपीय यूनियन और ये मेरा साथ वाले सेल में तो आप ऐसे बता रही हैं जैसे साथ कोई दीवार है एक छोटी सी कागज की, नहीं, और साथ वहाँ पे वाले खिड़की कमरे लगी में हुई है, परवेज वो लाई लोग साहब वहाँ ने देख- कहा है जी, अदालत में वो अदालती हाथे में लोगों से मिले हैं, उनको कहा है उन्होंने। और इसका मतलब क्या हुआ लोगों के मिलने का? लेकिन अगर नवाज मिले शरीफ हैं साहब तो से, जरदारी साहब से भी तो फॉरेन कंट्रीज के जो सफीर हैं वो भी तो मिले हैं, ये मुलाकातें अच्छा, कितनी हुई? मैं बताऊं, अव्वल तो मुझे ये इतला है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, और ठीक अगर है। ये हुआ भी है तो मैं आपको बताऊं ये नॉर्मल बात ये है। हम आपकी इतला को कैसे दुरुस्त मान लें? नहीं, ना माने। आप हम दोनों पे अपना फैसला जो है हाँ। वो कहते हैं, मसलत करते हैं कि सुमेरा मिर्जा भी आपका फैसला मान ले और मजहर बरलास भी मान ले। मजहर यार, हम बरलास आपका साहब, फैसला कैसे दोस्ती मान का लें? तकाजा तो ये है ठीक कि है। आप अपना बात फैसला करें मान तो लें। इसके ऊपर जितनी बहस हो जाए वो कम है। गुलेन नुखैज अख्तर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, मरला साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं, सारी पार्टी जो है वो इस वक्त इलेक्शन की तैयारियां कर रही हैं। कहीं किसी के ऊपर केसेस चल रहे हैं, कहीं जो है वो जलसे किए जा रहे हैं, कहीं जलसे करने से मना किया जा रहा है, कहीं कोई शिकवे करता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं कोई पुरएतमाद नजर आ रहा है, कहीं कोई अपनी नंबर गेम पूरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सब तब तक चलता रहेगा जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते, जब तक अवाम अपना फैसला नहीं दे देते। तब तक हम आपको गाहे बगाहे अपडेट करते रहेंगे अपने इस प्रोग्राम्स के थ्रू। सुमेरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।